डियर स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे विश्व के देशों की क्या भूमिका है, किस प्रकार वो तीसरा विश्व एकजुट होकर महासभा में अपनी भूमिका निभाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की तृतीय विश्व के देशों के प्रति क्या नीति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे विश्व के देशों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए हम एशियाई मैत्री सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ग्रुप 77 और G15 आदि मंचों के बारे में चर्चा करेंगे। एशियाई मैत्री सम्मेलन हुआ था 1947 में। इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश जो कि नवस्वतंत्र हुए थे, उन्होंने एक गैर सरकारी एशियाई मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया। मार्च 1947 में विश्व मामलों की भारतीय परिषद के तत्वावधान में नई दिल्ली में एक गैर सरकारी एशियाई मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि इन एशियाई देशों की मित्रता की या इनकी एकता का प्रथम अभिव्यक्ति थी। इस सम्मेलन में एशियाई देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आर्थिक विकास, प्रजातीय विभेद आदि विविध समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और इनके लिए एक स्थायी संगठन स्थापित करने पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसके बाद तीसरे विश्व के देशों की एकजुटता जो दिखाई देती है, वो बांडुंग सम्मेलन 1955 में। बांडुंग सम्मेलन 1955 भारत, बर्मा और इंडोनेशिया द्वारा इस महान अफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन 18 अप्रैल से 27 अप्रैल 1955 तक चला। इस सम्मेलन में भारत सहित 29 राष्ट्र शामिल हुए और इस सम्मेलन के स्वागत भाषण में कहा गया कि एशिया और अफ्रीका का पुनर्जन्म हो चुका है और ये जो राष्ट्र हैं, एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्र, ये विदेशी एक दूसरे की सहायता करेंगे, तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, बहुपक्षीय व्यापार करेंगे और इनके माध्यम से एशिया और अफ्रीकी क्षेत्र का आर्थिक विकास करेंगे। तो बांडुंग सम्मेलन 1955 भी एशिया अफ्रीका के देशों की एकता का प्रमाण है, या कहा जाए तीसरे विश्व के देशों की एकजुटता का प्रमाण है। अब हम चर्चा करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर। बांडुंग सम्मेलन के बाद तीसरे विश्व या तीसरी दुनिया के देशों की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की अभिव्यक्ति हमें कहाँ देखने को मिलती है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। पश्चिमी और जो साम्यवादी देशों के गुट थे, उनके द्वारा उनकी सैनिक संधियों में ये स्पष्ट था कि या तो कोई देश पश्चिमी गुट में शामिल होगा या साम्यवादी देश में। चूँकि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र अभी नव स्वतंत्र रहे थे 200-250 वर्षों की गुलामी के बाद, तो इन एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने दोनों गुटों में ही शामिल होने की शर्त को नकारते हुए एक नई
दिशा की ओर चलने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि हम दोनों ही गुटों से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करेंगे। इसे ही गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। कि जो विश्व में दो गुट थे, पूंजीवादी अमेरिका के नेतृत्व में और साम्यवादी सोवियत संघ के नेतृत्व में, उन दोनों गुटों से अलग रहते हुए एशिया और अफ्रीका के और कुछ अन्य जो राष्ट्र थे, उन्होंने, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्होंने दोनों गुटों से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन का निर्णय किया। इसे ही गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहा जाता है, गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें नेहरू, नासिर और टीटो, नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, नासिर मिस्र के राष्ट्रपति और टीटो यूगोस्लाविया के, इन तीनों ने मिलकर गुट निरपेक्षता की नीति का प्रसार किया और गुट निरपेक्षता का वास्तविक अर्थ बताया। इस बेलग्रेड सम्मेलन में 28 देशों ने भाग लिया। उसके बाद दूसरे गुट निरपेक्ष देशों में सदस्य संख्या बढ़कर 47 हो गई और निरंतर ये बढ़ती ही गई है। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है, जबकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी महासभा या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। उसमें से 120 राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले राष्ट्र हैं। ये अगर चाहें, अगर एकजुट हो जाएं तो महासभा में किसी प्रस्ताव पर निर्णय अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस तीसरी दुनिया के जो ये देश हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए जो 120 देश हैं, ये अपने पक्ष में निर्णय करवा सकते हैं। आवश्यकता है इनको एकजुटता दिखाने की। अगर ये एकजुट रहें तो महासभा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, उसमें एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं और पूरा जो निर्णय है वो अपने पक्ष में करवा सकते हैं। इस जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके अतिरिक्त जो ग्रुप 77 है, ग्रुप 77, उसमें विकासशील देश, ये विकासशील देशों का एक ग्रुप है जिसमें आज सदस्य संख्या बढ़कर 132 हो गई है। तो ये विकासशील देश हैं। जो ग्रुप ऑफ 77 है, ये भी तीसरे विश्व के देशों की एकता का परिचायक है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 132 हो गई है। जो ग्रुप 77 है उसका एक अंतरंग छोटा समूह भी है, जिसे ग्रुप 24 G24 के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं ग्रुप 15 G15 15 विकासशील देशों यानी 15 तीसरी दुनिया के देशों से बना हुआ ग्रुप है। इस ग्रुप की स्थापना 1989 में बेलग्रेड में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 19 है। ये इस सम्मेलन में इस बात पर ज़्यादा चर्चा की जाती है या प्रयास किया जाता है कि विकसित देश विकासशील देशों का कर्ज माफ़ कर दें और विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद हो और विकसित देश विकासशील देशों को तकनीकी का आदान प्रदान करें, अमीर और गरीब राष्ट्रों की खाई कम हो जाए। इस तरीके के मुद्दे G15 में डिस्कस किए जाते हैं। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनकी मांगें क्या हैं, उनकी मतलब कॉमन मांगें क्या हैं, सामान्य मांगें क्या हैं। तीसरी दुनिया के राष्ट्र एकजुट होकर नव उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। यानी तीसरी दुनिया के राष्ट्र जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से नव उपनिवेशवाद फैल रहा है और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का शोषण हो रहा है, उसका विरोध करते हैं। पहली मांग नव उपनिवेशवाद का विरोध। दूसरा, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, क्योंकि ये प्रचलित जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वो शोषण पे आधारित है।
इसलिए तीसरी दुनिया के राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करते हैं, जिसमें विकासशील देशों पर जो वित्तीय ऋणों के भार हैं उसको कम किया जा सके, और गरीब और अमीर देशों के बीच जो बहुत अधिक खाई है, तकनीकी खाई और गरीबी अमीरी की खाई, उसको भी कम किया जा सके। चौथी इनकी मांग है उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद यानी विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद, ताकि विकसित देश विकासशील देशों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सके। और चौथा ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण हो और सुरक्षा परिषद का फिर से पुनर्गठन हो, जिससे जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है उसमें एशिया और अफ्रीका के देशों को भी सदस्यता प्राप्त हो सके। और ये तीसरी दुनिया के देश विश्व बैंक का और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IBRD और IMF का भी पुनर्गठन चाहते हैं, क्योंकि तीसरे विश्व के देशों के बीच ऋणग्रस्तता भी एक विकट समस्या है। इस प्रकार हमने अभी अध्ययन किया तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की जो कॉमन मांगे, सामान्य मांगे क्या हैं। अब हम चर्चा करेंगे अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की तृतीय विश्व के प्रति क्या नीति रही है। जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं उनके प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या नीति रही है, या यूँ कहा जाए तृतीय विश्व के प्रति अमेरिका की क्या नीति रही है। तो सबसे पहला तो है कि साम्यवाद परिरोधन की नीति, यानी साम्यवाद के परिरोध की नीति, यानी साम्यवाद के प्रभाव और प्रसार को रोकना। तो जहाँ भी साम्यवादी प्रभाव या प्रसार की उसे गुंजाइश दिखाई देती थी अमेरिका को, तो अमेरिका तृतीय विश्व के देशों में साम्यवाद के प्रभाव और प्रसार को रोकने का भरपूर प्रयास करता। रियो संधि और अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, ट्रूमैन सिद्धांत, सीटो संधि, आइजनहावर सिद्धांत, इन सब का जो मूल ध्येय था वह यही था कि तृतीय विश्व के देशों को साम्यवादी चंगुल से बचाया जा सके। दूसरी जो नीति है अमेरिका की तृतीय विश्व के देशों के प्रति, आर्थिक सहायता की नीति। आर्थिक सहायता की नीति भी अमेरिका ने इसीलिए अपनाई कि आर्थिक सहायता दिया जाए, जैसे यूनान और टर्की को आर्थिक सहायता दी, ईरान को, ताकि ये देश अमेरिका के हितों के तहत या अमेरिका के हितों के हिसाब से कार्य कर सकें और इन पर साम्यवादी प्रभाव ना बढ़ सके, ये साम्यवाद के प्रभाव में नहीं आए। इसलिए अमेरिका ने तृतीय विश्व के देशों को आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। तीसरी जो अमेरिका की नीति है वो सैनिक गठबंधनों की नीति। अमेरिका पूंजीवादी जगत का नेतृत्व करता है। तो अमेरिका जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 1945 के बाद नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, तो अमेरिका ने क्या किया, सैनिक गठबंधनों की नीति का सहारा लेकर इन नव स्वतंत्र तीसरी दुनिया के जो ये नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको अपने गुट से संबद्ध करने का प्रयास किया। तो एक तो साम्यवाद के प्रसार को रोकना, दूसरा आर्थिक सहायता की नीति, और तीसरे हमने चर्चा की सैनिक गठबंधनों की नीति। उसके अतिरिक्त अमेरिका जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनमें सैनिक अड्डे बनाना चाहता है और तेल टैंकों आदि की सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है, ताकि वह संपूर्ण विश्व में अपना प्रभाव रख सके। जैसे डियागो गार्सिया उसका प्रमुख बंदरगाह है। उसके अलावा मिस्र में एडजोन का हवाई सैनिक अड्डा, सोमालिया में बरबेरा, पाकिस्तान में कराची आदि ऐसे कई अड्डे हैं जो अमेरिका के पास स्थायी सैनिक अड्डे हैं। वो इसलिए चाहता है कि एशिया में और विश्व के अनेक हिस्सों में वो अमेरिका अपना प्रभाव जमाए रख सके, इसलिए वो तृतीय विश्व के देशों से सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति रखता है। पांचवा है हस्तक्षेप की नीति, यानी अपनी मर्जी को लादने की नीति। अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों पे अपनी मर्जी लादना चाहता है। कई देशों में वो सरकारों का तख्ता पलट करता है। वियतनाम युद्ध में भी
अमेरिका ने सक्रिय रूप से भाग लिया। लेबनान के गृह युद्ध और जॉर्डन में उसने अपनी सेनाएं भेजी। कंबोडिया में उसने राजकुमार सिहनुक का तख्ता पलट कर दिया। इस प्रकार अनेकों उदाहरण हैं जिसमें अमेरिका तृतीय विश्व के देशों में हस्तक्षेप करता रहता है। अमेरिका की आर्थिक और साम्राज्यवाद की नीति, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमेरिका क्या चाहता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से तृतीय विश्व के देशों में आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना करे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से उनका शोषण करता रहता है। विकासशील देशों में सस्ते श्रम, कच्चे माल ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो वहाँ से उपलब्ध करता है, अपनी पूंजी लगाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से व्यापार करता है और काफ़ी मुनाफा कमाता है। ये तो हुआ आर्थिक साम्राज्यवाद। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है कि वो अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने पुस्तकालय, अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र, स्कॉलरशिप योजना, वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण आदि के माध्यम से अमेरिका की जो संस्कृति है उसका प्रसार विश्व के अनेक भागों और तृतीय विश्व के देशों में करना चाहता है, ताकि लोग अमेरिकी सभ्यता, उनकी संस्कृति और उनके मूल्यों का अनुकरण करें। यही सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है। यह सांस्कृतिक उपनिवेशवाद पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सांस्कृतिक केंद्रों, अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना के माध्यम से, अमेरिकी पुस्तकालय आदि के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दबाव की नीति भी उसकी प्रमुख है। वह तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव डालकर तीसरी दुनिया के देशों की नीतियों को अपने अनुकूल परिवर्तित करने का प्रयास करता रहा है। बहुत उदाहरण है, उनमें से एक उदाहरण प्रमुख है। चिली में जब अलेंदे की सरकार ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के राष्ट्रीयकरण के कदम उठाए, तो जवाब में अमेरिकी कंपनियों ने अलेंदे की हत्या तक करवा दी और सरकार को उलटवा दिया था। इसके अतिरिक्त भारत ने जब अणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला कि वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से नाता तोड़ ले। इस प्रकार अमेरिका तृतीय विश्व के देशों पर दबाव की नीति अपनाता रहा है, बार बार दबाव डालता रहा है। शस्त्र निर्यात अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों को हथियारों का निर्यात करता रहा है। काफ़ी मात्रा में वह विकासशील देशों को शस्त्र निर्यात करता रहता है, जिससे विकासशील देश विकास का कार्य छोड़कर और प्रतिरक्षा पर व्यय बढ़ाने के लिए मजबूर होते रहे हैं। परमाणु अप्रसार संधि अमेरिका परमाणु क्लब को सीमित रखना चाहता है और वो ये नहीं चाहता कि तीसरी दुनिया के देश अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखें। इसलिए वह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाएं। तो अपने यहाँ तो उसने परमाणु हथियारों का विकास कर लिया, लेकिन ये दूसरे परमाणु क्लब को सीमित रख करके और दूसरे यानी तृतीय विश्व के जो देश हैं उनसे ये अपेक्षा करता है कि वे अपने यहाँ परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाएं। इसके अतिरिक्त तृतीय विश्व के देशों के प्रति अमेरिका की जो नीति है उसमें एक प्रमुख बात यह है कि उच्च तकनीक के हस्तांतरण को रोकना। अमेरिका ये चाहता है कि विकासशील देश स्वावलंबी ना बन जाएं, उनको बहुत अच्छी उच्च तकनीक ना प्राप्त हो जाए। इसलिए अमेरिका उच्च तकनीक के हस्तांतरण को तृतीय विश्व के देशों की तरफ होने से रोकने का प्रयास करता है। भारत को क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए अमेरिका ने ये MTCR संधि के तहत रूस पर दबाव डाला था और कहा था कि भारत को यह तकनीकी नहीं उपलब्ध करवाई जाए। और तीसरी दुनिया के जो भी देश हैं, भारत, पाकिस्तान, इनके मध्य जो मुद्दे हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का जो भी मुद्दा है, इनमें या पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल संघर्ष है, या दक्षिणी पूर्वी एशिया में वियतनाम का मसला है,
सब में अमेरिका अपना हस्तक्षेप बनाए रखना चाहता है और इन सभी मामलों में अमेरिका के हथियार किसी न किसी रूप में ज़रूर प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार अमेरिका की जो तृतीय विश्व के प्रति नीति है उसमें यह है कि वह तीसरी दुनिया पर अपना वर्चस्व, अपनी हेजेमोनी कायम रखना चाहता है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके विश्व बैंक, मुद्रा कोष आदि में भी उसका आधिपत्य है। विश्व व्यापार संघ जैसी संस्थाओं पर भी अमेरिका का आधिपत्य है। अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। वो उनमें हस्तक्षेप करना चाहता है, उन पर दबाव बनाए रखना चाहता है और वह चाहता है कि अमेरिका का वर्चस्व उन पर कायम रहे। धन्यवाद।